तो चलिए आज शुरू करते हैं इतिहास का पहला चैप्टर, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको पता होगा कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ध्यान रखना है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इसका ऑप्शन की बात करें सर तो ए हो जाएगा, यानी कि मेटरनिक। याद रखना है, क्या हो जाएगा? मेटरनिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? सर इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, लौसेने सम्मेलन। याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौसेने सम्मेलन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? सर 3 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। चलिए अगला प्रश्न, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? हेगेल किस देश का दार्शनिक था, ये बताना है। हेगेल किस देश का दार्शनिक था? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, यानी कि जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? सर इसका ऑप्शन हो जाएगा तो राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका 5 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? जो सिकंदर थे वो कहाँ का निवासी थे? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ध्यान रखेंगे यूनान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? जो फ्रांसीसी में क्रांति हुआ वो कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? सर ऑप्शन नंबर 1789। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो को हाई क्वालिटी में कर लेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा से दिखाई दे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सर तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सर जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोसूत का संबंध किस देश से था? कोसूत का संबंध किस देश से था? तो यहाँ पे ऑप्शन ध्यान रखेंगे हंगरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हंगरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी जो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? सर ये बताना आप लोग को। तो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ये यूरोप महादेश में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में ध्यान रखेंगे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? सर इसका ऑप्शन हो जाएगा तो बुर्बो वंश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जो मेजनी का संबंध था उस किस संगठन से था? तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सर कार्बोनरी। किससे था? तो कार्बोनरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? सर इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। क्या है? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया। चलिए अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ध्यान रखेंगे, किसको? तो काउंट काबूर को। चलिए इसका ऑप्शन देखेंगे सर तो प्रधानमंत्री। कौन सा पद था वो? तो प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जो गैरीबाल्डी थे वो पेशे से क्या थे? चल ध्यान देंगे सर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा वो नाविक थे। पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन, ध्यान रखेंगे, राज्य का निर्माण किसने किया था? जो एक जर्मन राइन राज्य है इसका निर्माण किसने किया था, ये बताना सर। तो ध्यान रखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जाल्वेरिन कैसी संस्था थी? जाल्वेरिन कैसी संस्था थी?
सर इसका ऑप्शन तो व्यापारियों की, क्या होगा, तो व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? सर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा तो बिस्मार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। क्या है, तो लौह, रक्त एवं लौह की नीति कौन किया था, तो बिस्मार्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई सर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1871, सॉरी 1871, 1900 नहीं, 1871, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यानी कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा सर? ये ध्यान रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन, तो ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा यूनान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनान। चलिए नेक्स्ट, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी सर? इसका ऑप्शन की बात करें तो ध्यान रखेंगे 1821 में क्या हुआ था, तो नेपल्स की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो ध्यान रखें चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका इंग्लैंड हो जाएगा, इनकी डी नंबर होगा, ऑप्शन सर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया सर, ऑप्शन इसका तो बी हो जाएगा 1832 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की सर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा हीगेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीगेल। चलिए अगला प्रश्न, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, ऑप्शन 1829 में हुआ था। क्या हुआ था, तो एड्रियानोपुल की संधि, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? 1829 में तो हुआ था, लेकिन वो दो देश कौन था ये बताना है। तो ध्यान रखें वो दो देश तुर्की और रूस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की और रूस के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? चलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, तो फ्रांस और पर्सा का बीच, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था सर? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन इसका, 28 का बात करें तो 28 के बी हो जाएगा, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ध्यान से पढ़ेंगे, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया सर? वो है रूस। किसने कुचला? तो रूस। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये बताएंगे। 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, वो कहाँ हुआ था सर? ये बता सकते हैं, अभी तो पीछे पढ़े हैं, सेडौन। कहाँ पे होगा? तो सेडौन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद करते चलेंगे। चलिए, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ सर? ये बताना। तो ध्यान रखेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सेडान का युद्ध। क्या होगा? सेडान का युद्ध। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? चलिए सर, इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजिनी, यानी कि मेजिनी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? एक प्रश्न बार बार पूछा भी गया है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? सर यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की को कहा जाता था। किसको? तो तुर्की को, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था सर? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बिस्मार्क हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा।
डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। ध्यान से पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न 37 का, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ सर, तो यहाँ पे 37 का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 37 का क्या होगा, तो बी हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था सर, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन क्या होगा इसका, तो ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क, ऑप्शन बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 1871 में कौन सी संधि हुई थी सर, ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग, बताएंगे 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो ऑप्शन क्या होगा, फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर होगा सर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सभी कोई। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी क्या किया था, तो इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था, तो पूरा हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था सर, इसका ऑप्शन की बात करें तो ये ब्रिटेन का। ठीक है, कहाँ का निवासी था, तो ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी।